हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इस पाठ का नाम है मानव नेत्र एवं रंगीन संसार। पहला क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का। खतरे के संकेत जो है वो किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो अगर आपने सफर किया है तो जहां पर भी बड़ी लाइनें बिजली की गुजरती है या ट्रांसफार्मर के आसपास आपने इस निशान को देखा होगा, जहां लिखा होता है खतरा, डेंजर। ये हमेशा लाल रंग का ही बनाया जाता है। उसका कारण है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इस वजह से ये हमें दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी, लाल रंग। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है। देखो, जो तरंग होती है उसको इस तरह से, जैसा इस चित्र में दिख रहा है आपको, इस तरह से दिखाया जाता है। ये जो उभरा हुआ भाग है, इसको ऊपर वाला भाग जो है इसको कहते हैं सुरंग, और ये जो नीचे वाला भाग होता है इसे कहते हैं गर्त। दो सुरंगों के, दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी को भी क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और इसको लैम्डा से दर्शाते हैं। इसको क्या कहते हैं? लैम्डा। और इसी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य। तो किसी तरंग के दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी या किसी तरंग के दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये प्रकाश किरण जो यहाँ से स्टार्ट हुई और इसका एक चक्कर यहाँ पूरा हो जाता, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य लैम्डा। यानी एक प्रकाश किरण एक चक्कर में जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं वेवलेंथ, और इसे हम लैम्डा से दर्शाते हैं। तो खतरे के निशान के लिए जो वो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और ये हमें दूर तक दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव नेत्र की वह क्षमता जिससे विभिन्न दूरियों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। अब आपने एक चीज नोट की होगी, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे ये हमारा मानव नेत्र है। अगर हमें किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखना है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो इस रेटिना पर बनना चाहिए, जिसे हम कहते हैं दृष्टिपटल या रेटिना। अब वस्तु चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो, वो हमें स्पष्ट ही दिखाई देती है। उसका कारण क्या है कि हमारा जो मानव नेत्र में लगा लेंस है, ये उत्तल लेंस होता है, और ये पेशियों से जुड़ा होता है, जिसे हम कहते हैं पक्षमापी पेशियां, या इसे एक और नाम है इसका सिलियरी पेशियां। तो इन पेशियों की वजह से इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है वो हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी इस नेत्र लेंस को मोटा या पतला कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम वस्तु को चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो उसे आसानी से देख सकते हैं। मानव नेत्र की इस क्षमता को कहते हैं आवाज की शक्ति। इसे यहाँ पर ऑप्शन सी जो वो राइट होगा। इस आवाज की शक्ति का एक और नाम हम ये कह सकते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। यह भी आपसे बहुत पूछा जाता है, नेत्र की समंजन क्षमता या नेत्र की अनुकूलन क्षमता। यानी हमारा मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो वस्तु की दूरी के आधार पर उसे कम या ज्यादा करके हम वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? आवाज की शक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि रेटिना पर बनने वाला चित्र कैसा होता है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप, मैं कहता हूं इसे आप स्टार्ट लगा लीजिए। देखिए, हमने पहले भी बात की थी कि हमारी जो आंख होती है, हमारी आंख के अंदर ये जो लेंस है ये कैसा है? उत्तल लेंस है। ये कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। और हमने पढ़ा है कि उत्तल लेंस से क्या होता है? उत्तल लेंस हमेशा, जैसे हमने पढ़ा था कि उत्तल लेंस जो है वो क्या करता है? उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो हमेशा वास्तविक होता है, और वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो ध्यान रखना, रेटिना पर बनने वाला चित्र कैसा होगा? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो वो सही होगा। तो ये ध्यान रखना, वास्तविक और उल्टा बनता है। आगे चलते हैं। देखो कि दूर और पास की वस्तुओं को फोकस करने की क्रिया किसी कारण संभव होती है। हमारा जो मानव नेत्र का लेंस है वो उत्तल लेंस होता है, और ये लेंस की फोकस दूरी कम या हम ज्यादा कर सकते हैं। ये किसके कारण कर सकते हैं? क्योंकि ये लेंस जो है वो पेशियों से जुड़ा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पक्षमापी पेशियां। पक्षमापी पेशियां। और इसी का इंग्लिश में नाम होता है सिलियरी पेशियां। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन देखिए कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु जो वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इससे निकट दृष्टि दोष का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं मायोपिया। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। और मैंने आपको बताया था कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है। जैसे ये चित्र दे रखा है आपको, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति जो भी वस्तु देखता है उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर इस यहाँ पर न बनकर पहले बन जाता है, निकट में बनता है। इस वजह से उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। और उसके निवारण के लिए हम क्या चाहते हैं कि ये प्रतिबिंब जो रेटिना पर बने, अगर वस्तु को आपको स्पष्ट देखना है तो इस निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, इस चित्र में आप देख सकते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, जिसके कारण जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, तो आपको याद रखना है अवतल लेंस। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा भी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का एक और नाम है, ये यहां पर गलत लिखा हुआ है, इसका दूसरा नाम होता है हाइपरमेट्रोपिया। और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु हमें धुंधली दिखाई देती है। तो इसमें होता क्या है कि दूरदृष्टि दोष के अंदर जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर न बन के उससे दूर बनता है, जैसे इस चित्र में दिखा रखा है। यहाँ देखिए, ये प्रतिबिंब जो है वो यहाँ बनना था रेटिना पर, लेकिन ये दूर बन रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि प्रकाश किरणें रेटिना पर आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पर उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। तो याद रखेंगे आप, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या काम में लेंगे, उत्तल लेंस। इसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ होता क्या है, दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है। मुझे लगता है कि हम सभी ने अपने जीवन में जो वो इंद्रधनुष को बनते हुए देखा होगा। बरसात के मौसम में आसमान में अगर धूप खिली हुई होती है तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इंद्रधनुष में जो मुख्यतः 7 रंग होते हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं इस तरह से, विबग्योर। याद करने की एक ट्रिक होती है विबग्योर। अंग्रेजी वर्ड का पहला अक्षर ले रखा है, तो वी का मतलब यहाँ होता है वॉयलेट यानी बैंगनी, आई का मतलब इंडिगो यानी जामुनी, बी का मतलब ब्लू यानी नीला, जी का मतलब ग्रीन यानी हरा, वाई का मतलब येलो पीला, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड यानी लाल। और इन सब की खासियत ये है कि यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तरंग दैर्ध्य जो है वो कम होता जाता है। जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा जो वो सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी का सबसे कम होता है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके परावर्तन व अपवर्तन दोनों। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। तो यहाँ पर परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। कैसे होता है भाई, यहाँ देख लेते हैं। अब क्या होता है कि आसमान में जब सूर्य का प्रकाश चमकता है या सूर्य का प्रकाश इधर से उधर घूमता है, तो वो प्रकाश की किरणें जो है जब वो वर्षा की बूंद में प्रवेश करती है, तो ये वर्षा की बूंद जो है वो एक तरह से प्रिज्म का काम करती है। प्रिज्म आप सबने देखा होगा, कांच का बना त्रिभुजाकार आकृति होती है जिसमें 3 फलक होते हैं। तो ये जब प्रकाश किरण इस वर्षा की बूंद में एंटर करती है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपवर्तन होता है, अंदर जो वो इसका परावर्तन होगा, और जब वापस पुनः बाहर निकलती है ये प्रकाश किरण, तो यहाँ वापस हो जाता है अपवर्तन। तो परावर्तन और अपवर्तन की घटना के कारण हमें जो वो इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह किसमें विभाजित होता है। देखिए, जो सूर्य का प्रकाश है, जब सूर्य का प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, इसे हम कहते हैं प्रिज्म। ये त्रिभुजाकार आकृति जो दिखाई देती है कांच की बनी होती है, तो इसे कहते हैं प्रिज्म। तो हमारा जो सूर्य का श्वेत प्रकाश जब इस प्रिज्म से टकराता है, तो ये श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ये 7 रंग कौन कौन से, अभी हमने पढ़े इंद्रधनुष वाले। और कैसे याद रखेंगे हम, ये 7 रंग कौन से होते हैं, विबग्योर, उस क्रम को आप याद रख लेंगे। तो श्वेत प्रकाश जो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें सबसे ऊपर जो वो लाल रंग होता है, जो जिसका हम ये कह सकते हैं कि भाई ये प्रकाश किरण जो है वो लाल रंग की प्रकाश किरण सबसे कम मुड़ती है, और सबसे ज्यादा जो है वो जो कौन सी प्रकाश किरण मुड़ती है, बैंगनी रंग की। तो इस
श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्णक्रम। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम आप याद रख सकते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो आपसे पूछ ले कि भाई प्रकाश का वर्णक्रम क्या होता है, तो सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से टकराकर 7 रंगों में विभक्त होना, वो क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्णक्रम कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, यहां पर राइट आंसर होगा भाई वर्णक्रम, ऑप्शन सी। ठीक है, आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, दोपहर में सूर्य श्वेत क्यों दिखाई देता है। तो दोपहर में क्या होता है कि सूर्य जो वो आसमान में बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, तो इसकी दूरी जो वो घट जाती है। दूरी घटने के कारण क्या होता है, दूरी घटने के कारण इस प्रकाश का प्रकीर्णन जो वो कम हो जाता है। तो यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन। अब आप पूछोगे कि ये प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए, प्रकीर्णन एक प्रकाशीय घटना है। प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराकर फैलना जो है वो प्रकीर्णन कहलाता है। तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई प्रकीर्णन क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराकर फैलना जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। या आप सीधा सा याद रख सकते हो, प्रकाश का फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। तो दोपहर के समय में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस वजह से वो हमें श्वेत रंग का दिखाई देता है। तो कम दूरी तय करता है, इसलिए प्रकीर्णन भी क्या होता है, न्यूनतम। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि आंख की फोकस दूरी सामान्यतः कितनी होती है। तो हमारे मानव नेत्र की जो फोकस दूरी है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। ये फैक्ट है, तो आप याद रखोगे। मानव नेत्र की या आंख की जो फोकस दूरी है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।